हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग सेल टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी 4 to 5 आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड। आज मतलब जो मैं PYQs कराने वाली हूँ वो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न से रिलेटेड थे। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब उन PYQs को करने से पहले एक बार हम सेल साइकिल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी तो ऑब्वियस है कि हाँ, मतलब वीडियो लेंदी एंड ऑल सो मैनी इश्यूज विद यू गाइज, नॉट विद मी, नॉट विद इट्स विद यू। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को थोड़ा सा इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, NCERT से ही मैं कवर कर रही हूँ, तो आई थिंक कि 40 से 50 मिनट में मैं कोशिश करूँगी कि कवर अप हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर और एक्स्ट्रा लग सकता है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्टकट मारने से बेहतर है कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल से आपको क्वेश्चंस मिले ना मिले, टॉपिक से आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो नीट के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके के वनडे एग्जाम्स के हों, या फिर टीचिंग के हो, या फिर किसी भी तरीके उसके हो। तो एक बार हम कोशिश यही करते हैं कि इसको फटाफट, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, बस मैं वही हाईलाइट करूँगी साथ साथ में, और आपको सिर्फ बस मेरे साथ में देखना है। ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आप, उन पॉइंट्स को आपको पॉज करना है, नोट करना है। और अगर आपके पास NCERT है तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको साथ साथ में फिर NCERT अपने साथ में रखो, उससे कवर कर लो। सो इन दिस चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ सेल डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखो सेल साइकिल है, फिर M फेज, M फॉर क्या है, दिस इज माइटोटिक फेज। ठीक है, उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, फिर मियोसिस पढ़ेंगे और साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। बस इतनी चीज़ें हैं, इन शॉर्ट, ज़्यादा लंबा नहीं इसको लेक्चर को हमें कैरी ऑन करना है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली देखो 2 चीज़ें दे रखा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है। दूसरा ये है, बाकी आराम से पढ़ लेना, कोई इशू नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ कि साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। मतलब देखो बेसिक क्या है, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ और डिवीज़न जो है यही क्या अलाउ कर रहा है कि एक सिंगल सेल से हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल बन के आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइकिल। अब देखो सेल साइकिल में हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले देखो, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट मोर। ठीक है, आई होप नाउ इट इज़ विजिबल टू यू। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सेल डिवीज़न इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत कुछ है। अब इसमें देखो क्या है, ड्यूरिंग डिवीज़न ऑफ ए सेल, जब एक सेल जो है वो डिवाइड करता है, ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ अ सेल क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, DNA रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। मतलब DNA का भी रेप्लिकेशन हो रहा है, साथ ही साथ क्या क्या हो रहा है, सेल की ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, ऑल दीज प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस हैं वो कई बार ये भी MCQ की फॉर्म में आपसे पूछ लेता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस क्या क्या हैं आपके पास। तो सबसे पहले आता है सेल डिवीज़न, फिर DNA रेप्लिकेशन और साथ ही साथ सेल की ग्रोथ, ये 3 प्रोसेसेस आ जाते हैं। हेंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीज़न, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, और फिर फाइनली क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ें, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। अब सीक्वेंस जो है इवेंट्स का वो क्या आता है कि बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सेल क्या करता है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइजेस करता है, एंड द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। और उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनली सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो साथ ही साथ क्या बात करते हैं, अगर सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पे ग्रोथ किसकी हो रही है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है ना। ग्रोथ की अगर अपन बात करते हैं तो ग्रोथ वाली कंडीशन में क्या इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, और ये कैसा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये लाइन भी अगर दे देता है असर्शन रीजन में तो ये कैसा है, प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देन DNA सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन अ सेल साइकिल। मतलब ये नहीं कि हाँ ऑल टाइम चलता है, ये
डीएनए सिंथेसिस जो है ऑलरेडी आई नो दैट कि आप सबने पढ़ा है, बस हम एक रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि जो डीएनए सिंथेसिस है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही टाइम पे होती है। बाकी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ से फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के जो फेजेस हैं वो निकल के आते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। बट उससे पहले यहाँ पर मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है। कई बार देखा गया है कि अगर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करते हैं, इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। दिस साइकिल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। मतलब ह्यूमन की अगर सेल साइकिल की बात की जाए तो कितना 24 आवर्स की नीड होती है, ठीक है, 24 घंटे लगते हैं उसको। और बाकी साथ ही साथ यहाँ पे जो हमें एग्जांपल्स दिया है वो है ईस्ट। ईस्ट का जो दिया गया है, ईस्ट के लिए जो एग्जांपल दिया गया है वो उसका क्या है 90 मिनट्स दिया है, ठीक है। और बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, साथ में यहीं पे आप नोट कर लीजिए कि अगर एक बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया कितने टाइम में डिवाइड होता है, दैट इज़ फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। और ईस्ट की जब बात करते हैं तो ईस्ट के लिए क्या आ जाएगा आपके पास 90 मिनट्स, या इसी को अगर आवर में पूछता है तो ये कितना आ जाएगा, मतलब हाफ आवर हो जाएगा। और ये इसको 0.5 भी लिख लेंगे और ये कितना आ जाएगा 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे हो जाएंगे। और बाकी ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का तो ऑलरेडी दिखाई दे ही रहा है कि कितना है 24 आवर्स है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ से निकल रहा है। उसके बाद में बेसिकली सेल साइकिल जो है वो कितने 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड हो रही है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं माइटोटिक फेज। अब देखो यहाँ पे इंटरफेज को मैं थोड़ा सा मतलब डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। और यही एनसीईआरटी के इसी डायग्राम पे मतलब मैं चीज़ों को मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखो हमने यहाँ तक ये देखा था कि ये क्या है हमारा एम फेज, जिसको हम लोग माइटोसिस फेज या डिवाइडिंग फेज भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में एम फेज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब सेल का एक्चुअल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हेन द सेल एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस जब होती है, माइटोसिस या मियोसिस जो भी है वो क्या है एम फेज में ही होता है। मतलब एक्चुअली ये वाला काम, ये देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इस तरीके से ये एम फेज वाली बात है। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट, एक काम करते हैं पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी समझाती हूँ, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की थी इसी डायग्राम में आपको समझा दूँ, लेकिन चलो पहले देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो पहले यहीं पे। अब ये देखो डायग्राम जो है वो क्या दिया गया है कि अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। ये देख रहे हो, ये 2 सेल बन गए, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, और स्टार्टिंग किससे हुई थी एक सिंगल सेल से। मतलब यहाँ पे ये साइकिल किसकी दिखाई गई है माइटोसिस की दिखाई गई है। नीट वाले या फिर अब टीचिंग वालों को भी ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं दे सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको देता है और पूछता है आपसे कि ये मतलब मियोटिक का है या माइटोटिक का है तो डेफिनेटली आपका आंसर माइटोटिक का होना चाहिए। अब देखो इसमें बेसिकली जीवन दिया गया है, ठीक है, ये क्या है G1, देन दिस वन इज G2 और ये आ जाता है हमारा एम फेज, ठीक है, ये है एम फेज। इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये है एम फेज। एम फेज में क्या आ जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले तो इससे पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि इसके जो सीक्वेंसेस है ना सेल साइकिल के, वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहले तो सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए G1 G2 और फिर एम फेज, ठीक है। एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट निकल के आएगा, सीक्वेंस पे ये क्वेश्चन आता है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। उसके बाद में अब चीज़ें और थोड़ा सा डिटेल में चल रही हैं क्योंकि ये सब तो बहुत प्रिमिटिव क्वेश्चंस हो गए, तो कई बार इनका टाइम साइकिल पूछ लेता है। तो आपको टाइम साइकिल सबका पता होना चाहिए कि देखो सबसे पहले अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो G1 जो है वो 11 घंटे की ज़रूरत होती है, फिर G2 8 आवर्स लेता है, और G1 जो है वो 11 आवर्स लेता है,
फिर सिंथेसिस फेज आता है, उसको 8 आवर्स की नीड होती है। फिर गैप 2 यानी कि G2 फेज जो है हमारा, ये G2 वाला, इसको कितने 4 घंटे की ज़रूरत होती है। और 1 घंटे जो मेन डिवाइडिंग फेज है वो क्या है, M फेज है ना, मेन जो है M, ये इसको कितनी की ज़रूरत पड़ती है, 1 आवर्स की नीड पड़ती है। तो ओवरऑल देखो सारा कैलकुलेट करो तो 11 8 19 और 4 23 और एक ये मिला के 24 घंटे हो गए। यानी कि ह्यूमन की जो सेल साइकिल है वो कितने घंटे में कंप्लीट हो रही है, 24 घंटे में। अभी हमने देखा था ऊपर पैराग्राफ में। तो आई थिंक कि अब ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हुई। एक सेल लेकर के चले थे, ठीक है, एक सेल लेकर के चले थे और फिर इस तरीके से ये ऐसे साइकिल चलती गई और क्या हुआ, फाइनली हमें कितने 2 सेल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे फाइनली आफ्टर साइटोकाइनेसिस कितने सेल्स मिलते हैं हमें, 2 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चंस ये भी निकल के आते हैं। मैं सोच रही थी पहले इसी डायग्राम में लिख लूँ, लेकिन चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप स्पेस कम था इसलिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हर साइकिल में, हर फेज़ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स से भी कई बार क्वेश्चन देखा गया है। तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। मैंने यहीं पे मेंशन कर लिया है। आई थिंक कि आपको विजिबिलिटी क्लियर होगी। अगर नहीं भी क्लियर है ना तो प्लीज़ मेरी वॉइस को ध्यान से सुनिए और आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। तो देखो सबसे पहले हम अगर सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल जो है वो 24 घंटे की चल रही थी, ठीक है, कितने की थी, 24 आवर्स की थी, जिसमें से हमारे जो 23 घंटे थे वो क्या थे, हमारे नॉन डिवाइडिंग फेज थे, ठीक है। जो नॉन डिवाइडिंग फेज है, या इसी को रेस्टिंग फेज कह रहे थे, या इसी को हम लोग प्रिपरेटरी फेज कह रहे थे, या इंटरफेज कह रहे थे, मतलब इतने सारे नाम से भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद में जो 1 आवर बचता है हमारा, वो कैसा आता है, एग्जैक्टली डिवाइडिंग फेज होता है, या फिर उसको हम लोग एम फेज, मतलब माइटोटिक, अगर सोमैटिक सेल है तो माइटोटिक फेज कहेंगे, और अगर मियोसिस है तो उसको हम लोग मियोसिस फेज कह रहे थे। अब देखो ये जो 23 घंटे वाली बात थी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं सारी, वो कहाँ पे हो रही हैं, नॉन डिवाइडिंग में हो रही हैं। यहाँ पर मोर देन 95% ऑफ द एक्टिविटी हेल्ड, मतलब कि नॉन डिवाइडिंग फेज में ही सारी तैयारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 5% का, मतलब जो भी एक्टिविटी है वो 5%, यानी कि डिवाइडिंग फेज जो है वो 5% का ही होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी PYQ की फॉर्म में मैंने देखा है, इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ों को मेंशन कर रही हूँ। देन उसके बाद जो नॉन डिवाइडिंग था वो फिर फर्दर 3 पार्ट्स में, मतलब उस डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 पार्ट्स, यहाँ पे कौन कौन से 3 पार्ट चल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है जीवन, जो कि मैं बता चुकी हूँ 11 घंटे का होता है। एस फेज़ होता है, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज़ या फिर रेप्लिकेशन फेज़ भी बोलते हैं, ये 8 घंटे की होता है। और G2 फेज़ जो होता है ये 4 घंटे का होता है। अब देखो इस जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो निकल के आते हैं कि जीवन में एक्चुअली होता क्या है। ये जो जीवन वाला था ये फेज़, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई थी, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को छोड़ के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, सबका डुप्लीकेशन यहीं पे हो जाता है, ठीक है, जीवन में हो जाता है। उसके बाद सारी प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, ऑल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर DNA रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी यहीं पे बन जाती हैं, ठीक है। जैसे DNA पॉल हो गया, लाइगेजेस हो गए, पॉलीमरेजेस हो गए, SSB वगैरह, वो सारी जीवन में ही बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगले फेज पे भाई सिंथेसिस करना है, DNA को क्या करना है, DNA का डुप्लीकेशन करवाना है या उसको रेप्लिकेट करवाना है, तो यहाँ पे होता है। फिर ये सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी को कई बार ये भी पूछता है कि जीवन या गैप 1 फेज बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गैप बिटवीन M एंड S फेज, ठीक है। M और S के बीच में, ये देखो M फेज ये था, M फेज ये रहा, S फेज ये रहा, M और S के बीच में कौन सा आ रहा है, तो जीवन आएगा, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्री सिंथेटिक फेज। क्यों? सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, DNA मतलब S फेज में हो रही है। तो जीवन को और भी हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम लोग, प्री सिंथेटिक फेज। इसको हम लोग प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं, या फिर पोस्ट माइटोटिक, एक नाम और नोट कर लीजिए यहाँ पर, पोस्ट माइटोटिक फेज। मतलब इतने नामों से हम लोग इस स्टेज को जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीवन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस थी।
उसके बाद बात करते हैं अगर हम सिंथेसिस फेज़ की, तो सिंथेसिस फेज़ को हम ऑलरेडी और किस नाम से जानते हैं, रेप्लिकेशन फेज़ भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, गैप बिटवीन G1 एंड G2। ये तो आप बहुत इजीली बता ले जा रहे हो कि G1 और G2 के बीच का, ये G1 मतलब G1 हो गया और ये G2 हो गया, इसके बीच में कौन आ रहा है, हमारा S फेज़ आ रहा है। तो ये रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन जो है वो बेसिकली एक तो डीएनए का होगा और हिस्टोन प्रोटीन का होगा, जो कि कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, इसका भी डुप्लीकेशन होता है, लेकिन किसके कहाँ पे, मतलब इसी में होगा। लेकिन सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम की जब बात की जाएगी तो उसकी लोकेशन आप क्या बताओगे, साइटोप्लाज्म में होती है। और सबको पता है कि सेंट्रियोल जो है वो किसका, एनिमल सेल का फीचर है, प्लांट सेल मत लगा के आना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब G2 की बात करते हैं। S के बाद क्या आ गया हमारा, ये G2 आता है। G2 को गैप 2 भी कहते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ये गैप बिटवीन S और M। S ये रहा, M ये, इन दोनों के बीच का गैप है। यह इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्या क्या नाम हो सकता है इसका, पोस्ट सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो ही चुकी है एस फेज में, तो इसको हम लोग पोस्ट सिंथेसिस फेज बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्री माइटोसिस फेज, प्री माइटोसिस या प्री मियोटिक भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे गैप 2 में, मतलब ये जो हमारा G2 था यहाँ पे, इसको इन दो नामों से भी जानते हैं। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, गैप बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न यहाँ पे हो रहा था और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था। इस कंडीशन में यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे डीएनए मतलब सेल का डिवीज़न हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का ये सेकंड गैप मतलब गैप 2 कहलाता है। डुप्लीकेशन यहाँ पे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स का हो रहा है, तो 2 ही सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे हो रहे हैं डुप्लीकेट, माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है और साथ में प्लास्टिड। अगर सेल ऑर्गेनल की बात की जा रही है तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा शायद, हाँ लिखा हुआ है, सॉरी, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और साथ ही साथ प्रोटीन्स और आरएनए की भी सिंथेसिस हो जाती है। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन याद आ रहा है, अभी कल ही बताया था जब PYQ करवा रही थी, तब अल्फा बीटा डाइमर जो बन रहे थे। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से अगर अभी क्वेश्चन आता है तो वो क्या मेंशन करोगे आप कि कहाँ पे बन रहा है, वो G2 में बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने डिवाइडिंग फेज़ की तरफ। तो देखो डिवाइडिंग फेज़ में क्या क्या होता है, ये सिर्फ 5% की चीज़ें यहाँ पे होंगी, या फिर इसको माइटोटिक फेज़ भी बोल रहे हैं। अगर तो सोमैटिक सेल है तो वहाँ माइटोसिस होगी सिंपल, और माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल में क्या होगा, 1 राउंड रेप्लिकेशन होता है, 1 राउंड सेग्रीगेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो पॉइंट है इससे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो कि 1 राउंड रेप्लिकेशन और 1 राउंड सेग्रीगेशन होगा माइटोसिस के केस में। लेकिन अगर वो जर्म सेल्स हैं या जर्माइनल सेल्स हैं तो वहाँ मियोसिस होगा, और मियोसिस को और हम किस नाम से जानते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है, जनरली 2n से चीज़ें हाफ हो जाती हैं, मतलब 1 से 4 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर 1 से 2 ही बनेगा। तो ये चीज़ होती है। बाकी यहाँ पे 1 राउंड रेप्लिकेशन होता है लेकिन 2 राउंड सेग्रीगेशन होता है, ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आई होप कि जो भी यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब बाकी फिर हम चलते हैं अपने NCERT, इसको एक बार ऐसे आराम से पॉज करके मतलब देख लीजिए जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो लिखा भी क्या है, वही सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल्स, यानी कि चल क्या रहा है यहाँ पे, माइटोसिस या फिर ये माइटोटिक डिवीज़न है। तो देखते हैं NCERT क्या बोलती है आगे। तो वही जो एक्चुअल सेल डिवीज़न हो रहा था, या माइटोसिस जो हो रही थी, और साथ में इंटरफेस रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेजेस। मतलब ये पूरा क्या था, एम फेज ही तो था, एम फेज 2 एम फेजेस के बाद ही मतलब ये चीज़ हो रही थी। सो क्या कह रहा है कि एम फेज जो है, एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीज़न, मतलब एक्चुअल सेल डिवीज़न तो कहाँ पे हो रही है भाई, एम फेज में ही तो हो रहा है मेनली, तो बाकी सारा काम प्रिपरेशन तो वही चीज़ है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बोलती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को टाइम दीजिए। एक कॉमन सा एग्जांपल ले लो कि सपोज़ करो एक मतलब कोई
कुल्हाड़ मतलब कोई लकड़ी काटने वाला है, तो अगर वो जब लकड़ी काटने का टाइम है तब वो अपनी कुल्हाड़ी को मतलब धार देगा, उसको औजार को मतलब शार्पनेस देगा, या फिर मतलब जब वो पहले से शार्प करके रखेगा फिर जा कर के एक पेड़ को काटेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर वो पहले से अपने हथियार को शार्प करके रखेगा, उसको अच्छे से मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करके रखेगा, उसकी प्रिपरेशन सही से करके रखेगा, तब तो वो जाके मान लो कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है उसको 1 घंटे में काट के वापस आ जाएगा। बट अगर वो ये सोचे कि नहीं मैं पहले जाऊँगा, पहले काट के देखूँगा, अगर कट जा रही है तो फिर इसी से काटूँगा, नहीं तो फिर बीच में मैं रुक करके उसको फिर मैं पॉज़ करने लगूँगा, तो फिर वो 1 घंटे का काम 4 घंटे में या फिर 6 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों का भी ये है कि प्रिपरेशन पे एग्जैक्टली अपना टाइम दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम पे वो मत करिए, एग्ज़ाम तो आपका 2 से ढाई घंटे में आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मतलब जिनका नहीं सिलेक्शन होता है वो मतलब वो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं या कुछ भी है, बट आप सबको पता है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है इस टाइम में कि एक क्वेश्चन जो है वो मतलब एक एक क्वेश्चन से मतलब बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं। इसीलिए पहले अपनी प्रिपरेशन पे अपन फोकस करो, ठीक है। बाकी वो तो बस वही चीज़ हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि एक्चुअल डिवीज़न जो है वो एम फेज़ में हो रहा है, बाकी सारे काम जो हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, हमारे इंटरफेज़ में हो रहे हैं। और इसीलिए इस फेज़ को क्या बोलते हैं, फेज़ बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज़। मतलब एक एम फेज़ चला, उसके बाद गैप आया, गैप मतलब ये फेज़ चला, ये वाला चला, फिर एम फेज़ आया, तो मतलब 2 सक्सेसिव एम फेज़ के बीच वाला जो गैप है वो क्या है, हमारा इंटरफेज़ है। और ये क्यों मतलब सिग्निफिकेंट है, क्योंकि क्या है, ये ओवरऑल 24 घंटे का टाइम लग रहा है यहाँ पे ह्यूमन साइकिल को चलने में। सेल डिवीज़न प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। एग्जैक्ट जो सेल डिवीज़न है वो हमने देख ही लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की चल रही है यहाँ पे। इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल। ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। अब एम फेज स्टार्ट करता है न्यूक्लियर डिवीज़न। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर डिवीज़न कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होंगी और फिर उसके बाद में यूजुअली एंड्स विद द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इसीलिए हम लोग जो इंटरफेज था इसको और किस नाम से जानते हैं, रेस्टिंग फेज से। ऑलरेडी मैं आपको ऊपर इसीलिए मैंने इन शॉर्ट मतलब पहले चीज़ों को लिख लिया फिर आपको एक्सप्लेन किया है ताकि ज़्यादा टाइम ना खेलो आपका भी। और क्या है रेस्टिंग फेज, क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ और साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इंटरफेस को फिर फर्दर वही 3 भागों में मतलब इन्होंने डिवाइड किया है, G1 या गैप 1, एस फेज सिंथेसिस फेज, या इसी को आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, इसी को रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। गैप 2 फेज आ गया, किस किस में क्या क्या था। अब आप वीडियो को पॉज करो और यहीं पे लिखो, अपनी जो भी आपकी बुक है उसको यहीं पे लिखो कि G1 में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, एस में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, किस किस का डुप्लीकेशन हो रहा था, G2 में क्या क्या हो रहा था, ताकि फिर जब आप क्वेश्चंस या MCQ आप सॉल्व करोगे ना तो फिर आपको बार बार बुक पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि G1 फेज जो है, G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वो तो हम देख ही रहे थे कि जो डीएनए मतलब जो G1 था वो क्या था, ये रेप्लिकेशन, ये वाला क्या था, ये रेप्लिकेशन वाला था, और ये एम फेज था, दोनों के बीच का ये फेज आ जाता है, इंटरवल होता है। मतलब एक तरीके से क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। फिर ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। मतलब सब कुछ तो रहता है लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है या फिर उसकी सिंथेसिस नहीं होती है। फिर सिंथेसिस फेज आ जाता है जहाँ पे मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एस फेज में आ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो डीएनए का जो अमाउंट है ना वो डबल हो जा रहा है। जैसे मान लो कि कह रहा है कि इनिशियल अमाउंट अगर डीएनए का 2C था, ठीक है, इनिशियल अमाउंट अगर 2C था तो वो इंक्रीज होकर के क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर नहीं बढ़ेगा क्रोमोसोम का, सिर्फ अमाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीजेज टू 4C। हाउएवर बाकी
देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर। ठीक है, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ उसका अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है। मान लो 2C लिखा है, मैं इसको 2 ग्राम मानती हूँ। ठीक है, 2 ग्राम था तो बस उसकी ग्रोथ होकर के वो 4 ग्राम का हो गया है। ऐसा नहीं है कि 2 क्रोमोजोम से वो 4 क्रोमोजोम हो गए, क्रोमोजोम 2 ही थे। इस तरीके से समझो इस चीज़ को। बाकी इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड नंबर या 2n नंबर है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 इवन आफ्टर S फेज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन्स द सेम, यानी कि वो तब भी 2n ही रहेगा। ठीक है, ये लाइन, यही सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यही सब चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं इंसान को। तो अमाउंट का, सिंथेसिस वाले केस में सिर्फ अमाउंट का चेंज होगा, क्रोमोजोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज DNA रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ऑलरेडी बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो ऑलरेडी हम लोग पैराग्राफ में ऊपर देख चुके हैं। अब उसके बाद में देखो, यहाँ पे एक ये मतलब चेक बॉक्स में क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप का है। यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा जो भी आप पढ़ के आए हो। यू हैव स्टडीड माइटोसिस, माइटोसिस का सबने मतलब प्रैक्टिकल किया ही होगा क्लास 12th में या फिर ग्रेजुएशन टाइमिंग में। अनियन की जो रूट टिप है वहाँ पे 16 क्रोमोजोम है, तो रूट टिप की बात कर रहे हैं, यानी कि 2n जो है वो कितना है, 16 है। अब कह रहा है इन ईच सेल, ठीक है, इन ईच सेल, रूट टिप के जितने भी सेल हैं सब में 16 है। कैन यू टेल हाउ मैनी क्रोमोजोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज पे, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज। ऑल्सो व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1 आफ्टर S एंड G2 इफ द कंटेंट आफ्टर द M फेज इज 2C। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। देखो बच्चे, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए और इस तरीके का सपोज दैट अगर न्यूमेरिकल कभी एग्जाम में आता भी है ना, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन क्या दिया है हमें, माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स में दे रखा है, और एक सेल में मतलब हर सेल में कितने हैं, 16 क्रोमोजोम्स हमें मेंशन है यहाँ पे। ईच सेल में 16 क्रोमोजोम्स है, तो यानी कि 2n कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दो चीज़ें पूछ रही हैं। ठीक है, दो चीज़ें पूछी गई। सबसे पहला जो पूछा गया है वो है कि हाउ मैनी क्रोमोजोम्स, ठीक है, हाउ मैनी क्रोमोजोम्स विल द सेल हैव एट कहाँ कहाँ पे, G1 फेज पे, S फेज पे और आफ्टर M फेज, क्रोमोजोम्स कितने होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को क्रोमोजोम्स तो पता ही होंगे ना कि ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है, और इसके अंदर जो पड़ा होता है वो क्या होता है, हमारा DNA कंटेंट होता है। तो सबसे पहले तो क्रोमोसोम की बात की जाती है। तो ऑलरेडी 2n कितना था, 16 था। तो G1 फेज क्या है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल कितने थे, 16 क्रोमोसोम दे रखा था। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल एट G1 फेज, क्योंकि G1 फेज पे मतलब क्रोमोसोम का कोई ऐसा चेंज वगैरह तो हमने देखा नहीं था, वहाँ पे तो सिर्फ सेल का डुप्लीकेशन हो रहा था ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 2n हमारा कितना, मतलब यहाँ पे 2n क्या है, 16 ही रह जाएगा। मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने हैं, 16 ही रहेंगे। ठीक है, 2n ना लिख करके सिर्फ ये लिखो कि क्रोमोसोम कितने रहेंगे, यहाँ पर 16 ही रहेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं एस फेज की, तो एस फेज ऑल्सो नोन एज क्या था, वो सिंथेसिस फेज था, मार्क्ड बाय DNA रेप्लिकेशन। यहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम का कोई चेंज होना था क्या, पिछला पेज अगर पलट के देखो ध्यान से, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम नंबर पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो फिर एस फेज में भी जो हमारा क्रोमोसोम है वो कितना होगा, 16 ही रह जाएगा। उसके बाद में जब आफ्टर M फेज की बात करते हैं, तो M फेज में भी क्या है, यहाँ पर देखो ये एक तरीके का माइटोसिस की बात कर रहे हैं ना, M फेज, M क्या है, ये यहाँ पे माइटोसिस है। तो माइटोसिस में क्या रहता है कि एक सेल है, अगर मान लो ये 2n है, तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों में क्या रहता है, ये 2n ही रहता है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशनल डिवीज़न इसीलिए कहलाता है। इक्वेशनल डिवीज़न मतलब बराबर बराबर, जो जो मतलब पेरेंट सेल में था वही कंटेंट डॉटर सेल में भी आएगा।
तो पेरेंट सेल में कितना था भाई 16 था। तो यहाँ पर भी आफ्टर एम फेज़ यानी कि माइटोसिस फेज़ में, माइटोसिस फेज़ के बाद भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो क्रोमोसोम नंबर 16 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब चलते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है, मतलब उसी क्वेश्चन में जो अगला था वो पूछ रहा था डीएनए कंटेंट के बारे में। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1। ठीक है, G1 पे क्या है डीएनए कंटेंट, आफ्टर S क्या होगा डीएनए कंटेंट, और G2 के बाद में डीएनए का कंटेंट क्या होगा। अगर एम फेज़ पे मतलब माइटोटिक फेज़ के बाद में माइटोसिस मतलब सेल जो है वो मतलब सेल में माइटोसिस हो गई है, माइटोसिस के बाद में जो डीएनए कंटेंट है वो क्या है 2C निकल के आया है। तो G1 और S इस पे हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को कि जो G1 है वो क्या है प्री सिंथेसिस फेज़ है। यहाँ पर मतलब किसी तरीके का कोई चेंज होता है डीएनए के, मतलब डीएनए में कोई चेंज हुआ था, नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भी ये क्या रह जाएगा 2C ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सिंथेसिस फेज़ यानी कि रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए कंटेंट ही तो यहाँ पे डबल हो रहा था, तो ये 4C हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद वही चीज़ तो आगे कंटिन्यू करके जा रही थी G2 तक, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ये 4C आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 2C 4C 4C ये हमारा आंसर है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल्स अगर किसी बुक में मिलते हैं ना, तो आप उसको 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो तो अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूँगी। तो इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। बाकी चलते हैं फिर नेक्स्ट क्या, और मतलब लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखो जैसे कह रहा है कि सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स, कुछ एडल्ट एनिमल्स होते हैं जो जिसमें क्या होते हैं सम सेल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट सेल डिवीज़न, उसमें सेल डिवीज़न जो है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल हार्ट सेल्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए हमारे, इसमें क्या है सेल डिवीज़न नहीं होता है। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही होती है, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी या फिर सेल डेथ की वजह से, तब उस केस में वहाँ पर क्या होता है सिर्फ सेल डिवीज़न होता है। दिस सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज़, वो क्या करते हैं G1 फेज़ को एग्जिट कर जाते हैं, सेल साइकिल एग्जिट नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिर्फ G1 फेज़ को एग्जिट करते हैं, मतलब G1 फेज़ में जाने से रुक जाते हैं टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, और फिर वो किस में चले जाते हैं एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। और उसी स्टेज का नाम क्या है क्विसेंट स्टेज, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं G0 स्टेज बोलते हैं। सॉरी मैं वहाँ पे बताना भूल गई थी उस डायग्राम में, वहाँ पे देखो ऊपर एक छोटा सा G0 करके लिखा हुआ है। तो मतलब अगर सेल नहीं डिवाइड करना चाहेगा ना फर्दर, तो वो क्या करेगा G1 फेज़ में जाने से पहले ही वो एग्जिट कर जाएगा और एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, जो कि क्या कहलाती है क्विसेंट कहलाती है। तो यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा ये भी डिस्प्यूटेड है, कुछ बोलते हैं कि मतलब सेल साइकिल को एग्जिट कर दे रहा है, कुछ बोलते हैं कि इनएक्टिव स्टेज तो चलो ठीक है एनसीईआरटी की लाइन है, आप क्लेम वगैरह कर सकते हो, लेकिन कई बार ये चीज़ें भी ऐसे होती हैं जो परेशान कर देती हैं बच्चों को, तो ध्यान रखिएगा। बाकी सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन, अब देखो हाँ यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी और मतलब जो भी उनका मेटाबॉलिज्म है वो सब एज इट इज़ रहता है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेट अनलेस कॉल्ड ऑन, मतलब बट उसमें क्या है मतलब बाकी डिवीज़न वगैरह नहीं होता है, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, मतलब जब तक उनसे कहा ना जाए या जब तक मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट ना हो तब तक वो डिवाइड नहीं करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हार्ट सेल्स हो गए, नर्व सेल्स वगैरह हो गए, इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये क्विसेंट स्टेज में देखने को मिलती हैं। बाकी इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। हाँ बाकी यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, इन एक्सेप्शंस को इम्पॉर्टेंट मार्क करो, फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स ही डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। ठीक है, वैसे तो क्या है कि एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीज़न ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में, जो डिप्लॉयड हो गए उसी में माइटोसिस होगी, लेकिन एक्सेप्शन ये निकल के आता है कि जो हैप्लॉइड सेल हैं भाई, जो ऑलरेडी हैप्लॉइड है वो डिवाइड करके तो और क्या मतलब हाफ थोड़ी उसका और हाफ क्वार्टर थोड़ी बनाएगा, लेकिन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल हनी बी, इसमें क्या होता है कि
तो मेल हनी जो है एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे हैप्लॉइड सेल में भी क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसको नोट कर लो। बाकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग मतलब कभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो मैं एक बार शूट करूँगी, फिर आपको दे दूँगी, आप देख लेना उसको। उसके बाद चलते हैं एम फेज़ की तरफ। ठीक है, फाइनली हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने एम फेज़ की तरफ। एम फेज़